साथियों को नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले पार्ट फर्स्ट में दिया था आपको 15 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के किए थे। ये पीजीटी केमिस्ट्री का आपका पेपर था जो कि लास्ट ईयर 2024 में हुआ है। और इस पेपर में ध्यान दीजिएगा, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम दोबारा से इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब डेली हम अपने 15 या 20 क्वेश्चन हम डेली करते रहेंगे। तो धारिमा क्लासेस में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने कल 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे पार्ट फर्स्ट में, और ऐसे ही मैंने इसकी क्योंकि आपको प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर को सॉल्व करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा था आपका, जिसमें अगर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारे थे 15 और नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द फॉर्मल्डिहाइड दैट इज 1, ये हमने बात की थी। अगली बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो, पेंटेन मीन्स होता है 5 कार्बन होते हैं और इसमें आपका CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 फिर COH बनता है। तो इसमें C5H10 O2 आपका ये आंसर है, क्योंकि COH आता है क्योंकि ओइक एसिड आ रहा है। तो दो ऑप्शन रहेंगे इसमें और 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन इसके मौजूद रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर के क्वेश्चन की। द प्यूरिफिकेशन मेथड वेयर सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। इसको हम जानते हैं कि कोई भी अगर कोई सॉलिड है वो विदाउट कमिंग द लिक्विड स्टेट, बिना द्रव की अवस्था में आए सीधा गैसेस में जब चेंज होता है उसे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। दिस इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। आप जानते हैं सब्लिमेशन कहते हैं इसको। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन में आपने देखा कि जैसे आप देखेंगे अमोनियम क्लोराइड है ना, या आपका जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड आपके गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, जब भी हम क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, चाहे आप सॉल्ट के क्रिस्टल देख लो या फिटकरी के या आपके पोटासियम के क्रिस्टल्स फॉर्म जब हम करते हैं, तो किस पे डिपेंड होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का टर्म्स आप जानते हो कि कोई भी जो हमारे लिक्विड्स हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, वो कितने तेज़ी से सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि नमक बहुत तेज़ी से, यानी ठंडे वाटर में यानी बहुत तेज़ी से मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें शुगर की, तो शुगर बहुत टाइम लगाता है उसको मेल्ट होने में। ठीक है ना, घुल तो जाएगा ठंडे में लेकिन टाइम लगाएगा। कंपैरिजन अगर देखें हम ठंडे पानी की जगह पर अगर हम गर्म पानी में इस्तेमाल करें उस चीनी को, तो बहुत तेज़ी से आपकी सॉल्युबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, इसका जो सही आंसर है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सबकी अलग अलग होने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है आपका 19 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन आप जानते हो कि प्राइमरी अमीन जो होता है इसका सही आंसर है इथाइल अमीन, क्योंकि इथाइल अमीन का फॉर्मूला आप जानते हो CH3 CH2 NH2 होता है। ठीक है, तो NH2 देखो जिससे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा है आपका, तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है दैट इज CH3। वो R का काम करता है, एल्किल ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका प्राइमरी अमीन या प्राथमिक अमीन कहते हैं। बाकी आपका एन मिथाइल अमीन एनिलीन ये आपका अलग है, इसमें जरूरी नहीं है। डाई मिथाइल अमीन में आपके दो आपके मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और ये सेकेंडरी हो सकता है। और ट्राई मिथाइल अमीन में ये आपका टर्सरी एक तरीके से बनाया जा सकता है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें 21 क्वेश्चन है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है इसका, द एक्सेस विटामिन इनटेक इज हार्मफुल। कि ज़्यादा अगर हम विटामिन्स लें तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो यानी ये बात सही है। विटामिन कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, ये बात भी सही है कि विटामिन जो होते हैं प्लांट्स में आपके विटामिन हमारे मिलते हैं। जैसे विटामिन C आप जानते हो, सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड भी जिसे हम बोलते हैं, ये हमें मिलते हैं। विटामिन डिफिशियंसी कॉज डिजीज। और बिल्कुल पता है आपको कि अगर हमें विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इससे हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, बीमारी होती है कहीं ना कहीं विटामिन की कमी से होने वाले कई सारे, जैसे आपने सुना है गोइटर हो जाना है ना, स्कर्वी, दिस ऑल आर दिस इज रेटिनॉल, बहुत सारी बीमारियां हैं। लास्ट ऑप्शन है द विटामिन कंटेन अमीनो ग्रुप। ये आपका गलत आंसर है कि विटामिन कंटेन अमीनो ग्रुप। विटामिन में अमीनो ग्रुप नहीं होता है,
बल्कि आपका एक बेसिक और एक एसिडिक ग्रुप होता है आपका, अगर विटामिन के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो है इसमें, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, विटामिन कंटेन अमीनो ग्रुप्स। नेक्स्ट बात करते हैं 21 में। 21 में आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। नॉन रिड्यूसिंग में जिसमें कि आपका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसा जो आपका डाइसैकेराइड है वो है आपका सुक्रोज, है ना। तो बाकी में आप देखो कि एल्डिहाइड और कीटोनिक बना रहेगा, लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक में आपके ये दोनों हट चुके होते हैं, कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बना देता है आपका सुक्रोज, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर बनाता है सुक्रोज आपका, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है डाइसैकेराइड है, ये है आपका सुक्रोज, जो कि नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कंटेमिनेटेड द लिक्विड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स गेट डिप्रेस्ड। अगर हम किसी लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो क्या उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा। तो आपने ये शायद 12th में भी पढ़ा है, शायद आपने जो सॉल्यूशन चैप्टर था, तो उसमें 4 आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती थी, और उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपने शायद जरूर पढ़ा होगा, जब हम एक कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका जो ध्यान दीजिएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि सिंपल वाटर है, वाटर को अगर हम वो कर रहे हैं, इवेपरेट कर रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से इवेपरेशन चालू होगा। लेकिन जैसे ही उसमें वो सॉल्यूट हम मिला देते हैं नॉन वोलेटाइल, जैसे हमने सॉल्ट मिला दिया, तो देखना उसका जो वेपर प्रेशर है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी या जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी वो जो अभी तक जल्दी से बॉयल हो जा रहा था वो धीरे धीरे बॉयल होना होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने चाय रखी थी, चाय आपकी नॉर्मली उबल गई है, और अगर उबलते हुए उस चाय में अगर हम चीनी डाल देंगे तो आप देखना कि उसका उबलना थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है, यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब वो जो अभी तक उबल रहा था वो थोड़ा देर में उबलेगा, ये आएगा एलिवेटेड। तो इसका सही आंसर है एलिवेटेड। तो इसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से भी आपने सुना होगा क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में। नेक्स्ट आता है, द ग्लास डज नॉट पजेस ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज, कि जो ग्लास होता है यानी आपका जो कांच है वो आपका क्या है, एक उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड एंड इट इज़ एन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ रबर, जो कि बिल्कुल गलत है, रबर तो है ही नहीं हो। इट इज़ अ मेड अप ऑफ द ओनली वन सब्सटेंस, ये केवल एक सब्सटेंस से मिला है, ये भी गलत है, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी आपका गलत है। सही आंसर है इट इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड आप जानते हो कि जनरली जिनके अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है आपका सॉलिड, तो इसलिए क्योंकि देखो आप ग्लास भी देखेंगे तो सुपर कूल ग्लास हमारे फॉर्म होते हैं, तो इसी कारण इसका क्या होता है, जो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 24 में। 24 में अगर आप देखेंगे, व्हाट इज कॉमनली यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव मटेरियल। तो आपने देखा कि फूड प्रिजर्वेटिव मटेरियल, 14 क्वेश्चन आप जानते हो, सबसे ज़्यादा जो फूड प्रिजर्वेटिव मटेरियल होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। ये आपके हर खाने में हमारा पड़ता है, जैसे पिकल हम बनाते हैं, आपका जितने भी जो फूड जैम हो गया, तो जैम वगैरह में सब में सोडियम बेंजोएट आपका मिलाया जाता है, क्योंकि ये इनको प्रिजर्व करने का काम करता है। बाकी आपके टेट्राजीन कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सॉर्बिटॉल में नहीं है, और आपका टेरेफ्थैलिक एसिड भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट बात करते हैं 25th क्वेश्चन आपका, जो कि आपका 25th क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द ट्राइमिथाइल अमीन। द शेप ऑफ ट्राइमिथाइल अमीन ध्यान देना, ट्राइमिथाइल अमीन वैसे जनरली आपका N नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन का आपको पता है कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में। बट क्या होता है कि ट्राइमिथाइल अमीन में क्या होता है कि लोन पेयर का ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये इसका शेप टेट्राहाइड्रल से हटके क्या हो जाता है, पिरामिडल शेप हो जाता है, पिरामिड के शेप का जनरली हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ट्राइमिथाइल अमीन इज पिरामिडल इन शेप। तो कई बच्चे इसको जल्दीबाजी में ट्राइहाइड्रल इसको लिखा दे, क्योंकि सोचते हैं नाइट्रोजन है इसमें तो ये होगा, लेकिन इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर है आपका पिरामिडल, ठीक है, पिरामिड शेप में हो जाता है। अगली बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में हम आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये बिल्कुल गलत है कि आपका इसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रोटीन में होता नहीं है ना, एल्डिहाइड और कीटोन मिलकर नहीं पाया जाता है, ये गलत है। आपको शायद होगा कि अमीन इसमें जरूर ग्रुप पाया जाता है, तो पहला तो हमारा यानी। दूसरा देखिए, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड तो होते हैं, लेकिन आपका वो और भी नीचे बात करते हैं जब हम नाइट्रोजनस बेस और आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होती है। तो ये भी इसका आंसर सही नहीं, क्योंकि प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम,
इसके बाद अगला आता है प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड, दिस इज द करेक्ट आंसर। पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड आप जानते हो कि अमीनो एसिड्स से जुड़ के हमारे क्या फॉर्म होते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और अमीनो एसिड किसके मिलने से बनता है, ये बनता है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एंड तो तीसरा आपका प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये इसका गलत आंसर है। सही आंसर आपका इसका आ जाएगा प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हिंदी में भी आप जानते ही, हमने भी कर लिया सारे क्वेश्चन। पेंटोनियम अम्ल का सूत्र आपका C5H10O2 आपने देख लिया है। शोधन विधि हमने बताया था कि बिना इसका हिंदी में अगर बात करें तो ऊर्ध्वपातन हमने कहा इसको। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का अंतर मैंने बताया था कि घुलनशीलता में इसका अंतर है। उसके बाद बात करें कि प्राथमिक अमीन कौन है, तो इसमें मैंने बताया था आपको एथिलेमीन। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत था हमारा कि विटामिन में आपके अमीनो समूह उपस्थित होता है, ये आपका गलत था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ये आंसर आपका गलत है, अमीनो समूह। इसके बाद था कि कौन अनअपचायित द्विशर्करा है, हमने इसकी बात की थी सुक्रोज की। और यदि आवासशिला अशुद्धि द्रव को दूषित करते हैं उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। मैंने बताया था अभी, कोई इम्प्योरिटीज अगर मिलाते हैं। कांच का एक निश्चित गलनांक नहीं होता क्योंकि यह एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना, एमॉर्फस सॉलिड कहा था इसको हमने। और इसके बाद जो खाद्य परिरक्षक हमने जैसे बोला, फूड प्रिजर्वेटिव जो खाने को हमारे लंबे समय तक सही रखता है, वो है सोडियम बेंजोइड। नेक्स्ट है ट्राइमेथिलेमीन की आकृति मैंने बताई थी आपको, पिरामिड होती है। और इसके बाद 26वें में हम आ गए थे प्रोटीन में कौन से सदस्य थे, तो प्रोटीन क्या होते हैं यहाँ पे, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 27 और आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपकी जो रिएक्शन है CH3CH2OH, ये आपका प्रोपोनोइक एसिड, ये Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले ये बनाता है आपका CH3CH2CO जो बनाता है, ये बनाता है आपका एक तरीके से ये बनाता है आपका CH3CH2COH आइमाइन बनाता है, आइमाइन जिसे हम बोलेंगे एक तरीके से, इसे हम बोलते हैं सिर्फ बेस कहते हैं इसको, सॉरी आइमाइन बनाता है, जिसको हुंस-डिकर रिएक्शन भी आपने नाम सुना होगा, उसका नाम हुंस-डिकर रिएक्शन है। हुंस-डिकर रिएक्शन में ये आता है आपका प्रोडक्ट, और तब ये बाद में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद ये एल्किल हैलाइड देता है। और एल्किल हैलाइड देखता है क्योंकि आपका CH3CH2C हो रहा है, तो ये बनाता है आपका CH3CH2Br बनाता है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड बनाता है फाइनली प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH2Br। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड मैंने बताया आपको HNO3 जहाँ पे भी आएगा तो उसमें नाइट्रेशन होता है मेरा, तो NO2 ग्रुप जुड़ जाता है इसमें, ध्यान दें। लेकिन ये जो होती है मेटा पोजीशन पे ज़्यादा बनता है, NO2 ग्रुप जो होता है आपका मेटा पोजीशन में होता है। उसका जो सही आंसर आएगा C ऑप्शन है, द मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो फॉर्म होता है यहाँ पर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फॉर्म होता है बेंजोइक में। थर्ड की 29 क्वेश्चन आपका, एन एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद द प्राइमरी अमीन्स। तो एल्डिहाइड जब भी रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अमीन से तो इससे आइमाइन बनता है, और ये बनाता है इसका नाम सिर्फ बेस होता है, इसका नाम प्राइमरी अमीन आपका बनता है जिसे बोलते हैं सिर्फ बेस कहते हैं। और इसमें जो होता है C+N आपका बॉन्ड पाया जाता है जो कि सिर्फ बेस है। बाकी टॉलन रीजन, ग्रिग्नॉन रीजन आपके डाइजोनियम सॉल्ट ये अलग चीज़ें हैं। टॉलन आपका एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए होता था, ग्रिग्नॉन रीजन आपका RMGX है जो एल्किल हैलाइड्स के लिए यूज होता था, लेकिन हमने एल्डिहाइड के लिए जो प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करता है वो होता है सिर्फ बेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिजर्व डेड एनिमल बॉडीज। जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको जो प्रिजर्व करते हैं, जो किस में रखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका, इसे बोलते हैं फॉर्मेलिन, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मेलिन जो होता है 40% HCHO यानी एल्डिहाइड होता है, जिसमें आपका 10% हम आपके ये मैथनॉल भी यूज करते हैं ताकि इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसमें हमारे एनिमल लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। तो चाहे आपने बायोलॉजी की लैब में देखा होगा जो एनिमल्स हमारे रखे रहते हैं वो फॉर्मेलिन में ही डिप करे रखे थे और लंबे समय तक वो एज इट इज वैसे ही बने रहते हैं। तो साथ ही आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इन 30 क्वेश्चन को तैयार किया। आई होप कि आप लोग रेगुलरली वीडियोज़ को देख रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा भी इसको देखेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग बहुत सही होगी और डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। देखो अभी पेपर होने में लंबा समय है क्योंकि अभी कोई ऐसी फाइनल डेट आई नहीं है, लेकिन आप अगर डेली भी इन वीडियोज़ को देखते हैं और पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आप मानिए मेरी बात को कि आपके निकलने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। और क्वेश्चन हमारे जनरली थोड़े बहुत रिपीट भी होते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं, और मैं हर ऑप्शन को आपको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बने रहिए साथियों धारिमा क्लासेस में। धन्यवाद। और अगली वीडियो थर्ड पार्ट में हम फिर 15 क्वेश्चन और करेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप क्लास भी लेना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। आप मुझे मैंने कमेंट में नंबर भी डाल रखा है, तो आप पूछ सकते हैं कि कब हम क्लास ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हम फिर आगे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।